गुड मॉर्निंग बेटा। ध्यान दें, अपन बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट अध्याय मानव का अध्यावरणीय तंत्र, जिसको कहते हैं इंटेग्यूमेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इसके अंतर्गत अपन काफी पढ़े थे। अपना टॉपिक चल रहा था उसमें एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जिसको हिंदी में कहते हैं अधिश्रम, हिंदी में कहते हैं अधिश्रम। इसके अंतर्गत अपन बात कर रहे थे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है जिसकी उत्पत्ति किस प्रकार की होती है। तो ध्यान दें, भ्रूणीय अवस्था की बात करें तो ये रहेगी एक्टोड्रम प्रकार की। किस प्रकार की? एक्टोड्रम प्रकार की। और फिर अपन बात करें इसके अंतर्गत, तब अपन ने कहा कि इसके अंदर स्तरित सल की उपला उत्तक रहता है। स्तरित सल की उपला स्तर होता है। इसके बाद अपन ने बात कहा इसमें रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती। रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती, ध्यान दें बेटा, इसमें रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती। फिर अपन ने यहाँ पर एक बात और कही थी कि यहाँ पर हम कहें कि ये त्वचा के जो भाग है मुख्य रूप से अपन कहें एपिडर्मिस का जो स्तर त्वचा के अंदर कहें तो मोटा स्तर कहाँ पर पाया जाता है। तब अपन ने कहा यह हथेली और तलवे में काफी मोटा स्तर होता है, लेकिन इसका पतला स्तर कहां पर होता है? आंख की कॉर्निया स्तर में काफी पतला स्तर इसका पाया जाता है। अब अपन ने कहा कि एपिडर्मिस जो स्तर है ये खुद 5 स्तरों में बटा हुआ है, और इन 5 स्तरों में अपन ने कहा सबसे पहले अंकुरण स्तर एक होता है, जिसको इसी को मेल पीढ़ी स्तर भी कहते हैं, ध्यान दें। और अंकुरण के बाद अपन ने एक टॉपिक और बात की थी यहाँ पर कि यहाँ एक अपन कहें शूल स्तर होता है, इसको स्पाइनोसम बोलते हैं। एक अपन ने कहा ग्रेनुलोसम कणी स्तर होता है। एक अपन ने कहा यहाँ पर एकदम पारदर्शी स्तर होता है, और एक होता है कीन स्तर। कैसा स्तर? कीन स्तर। तो ध्यान दें कि ये कीन स्तर, ये कितने स्तर हो गए? 5 स्तर हो गए। तो ये हमारी जो एपिडर्मिस, जो स्किन का ऊपरी भाग एपिडर्मिस होता है, इसके अंदर टोटल कितनी लेयर होगी? इसके अंदर 5 लेयर होगी। ये कौन कौन सी? अंकुरण, शूल, कणी, स्वस्थ एंड कीन कहते हैं। देन जर्मिनेटिव या मेल पीढ़ी, इसको कहते हैं स्पाइनोसम, इसको कहते हैं ग्रेनुलोसम, इसको कहते हैं ल्यूसिडियम, इसको कहते हैं कॉर्नियम। अब हम सबसे पहले स्तर की बात करते हैं। सबसे पहले तो अपना जाता है अंकुरण, या इसको कहते हैं मेल पीढ़ी स्तर। तो ये ध्यान दीजिए इस मेल पीढ़ी स्तर में कि ये जो 5 लेयर है, 1 2 3 4 और 5, इनमें अपन कहें ये एपिडर्मिस जो है इस एपिडर्मिस का ये सबसे बाहरी स्तर, और एक होता है ये सबसे भीतरी स्तर। तो ये भीतरी स्तर से शुरू हो रही है कौन सा? अंकुरण स्तर। सबसे बाहर की ये समझते रहना, ये अंकुरण है, उसके बाद वाला शूल है, फिर कणी है, फिर चुस है, और कीन सबसे बाहर आउटर ऑफ, और इनर में कौन है? अंकुरण।
तो इस बात का ध्यान रखना विशेष करके। अब अपन यहाँ पर कह रहे हैं कोण स्तर, तो सबसे पहला ही पॉइंट आया कि यह सबसे भीतरी स्तर है। देन एपिडर्मिस का सबसे निचला स्तर और डर्मिस की तरफ का भाग है। किस तरफ? डर्मिस की तरफ। ऊपर कौन आ जाता है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का सबसे डर्मिस की तरफ का जो स्तर रहेगा वो कौन सा रहेगा? मेल्टिक स्तर या अंकुरण स्तर। तो ये ध्यान रखना। इनकी कोशिकाएं हैं वो कैसी है? ध्यान रखना, जीवित होती है या फिर हम कहते हैं एक तरह से लिविंग सेल्स होती है। इसके अंदर जीवित कोशिकाएं पाई जाती है। इनके अंदर सेल डिवीजन होता है, लगातार कोशिकाएं विभाजन करती है जिससे एक से लेयर दूसरी लेयर आगे की सकती रहेगी। और साथ हम कहें इनमें मेलपीगी कण भी पाए जाते हैं। और ये मेलपीगी कण जो हम कह रहे हैं एक मेलेनिन कण पाए जाते हैं इसके अंदर, जो एक तरह से हम कहें रंगाकणिकाएं कह सकते हैं, उनको रंग कण कह सकते हैं, जो बालों को रंग प्रदान कर स्किन को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये ध्यान रखने की बात है यहाँ पे। तो ध्यान रखें सबसे भीतरी स्तर कौन सा हुआ? अंकुरण स्तर हुआ। ये कैसा स्तर है? ये इसका जीवित स्तर है। बोले तो इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? जीवित या सजीव। फिर अपन कह रहे हैं यह स्तर स्तंभाकार कोशिकाओं के मिलने से बनता है। स्तंभाकार कोशिकाओं के मिलने से बनता है। फिर अपन कहें इस स्तर की जो कोशिकाएं हैं वो अपना जो पोषण है वो कहां से प्राप्त करती है? बिल्कुल अच्छा से सुने, नीट जैसे एग्जाम जनरली आता है। तो ये अपना पोषण है ये डर्मिस भाग के अंदर स्थित जो रुधिर कोशिकाएं होती है उन रुधिर कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करने का कार्य करती है। स्तंभाकार होती है, जीवित होती है और सबसे भीतर होती है। फिर अपन कह रहे हैं जर्मिनेटिव है, अंकुरण है। इसका मतलब इनके अंदर सेल्स के अंदर लगातार सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन पाया जाता है, जिसके कारण बार बार कोशिकाएं विभाजन होने से आगे वाली कोशिकाओं को ये बाहर की ओर खिसकाता रहता है, तो नई लेयर बनती रहती है। जैसे हम सर्दियों वगैरह में देखते हैं हमारे हाथ के ऊपर स्किन हटती है, नहीं आती है, तो नीचे से ये जर्मिनेटिव अपना लेयर बढ़ाता जाएगा तो ऊपर वाली लेयर आगे खिसकती रहेगी। तो ये लगातार सेल डिवीजन से अपने ऊपर की जो कोशिकाएं होती है उनको आगे की ओर धकेलता है या खिसकाता है। तो ये ध्यान रखने योग्य पॉइंट है। फिर अपन कह रहे हैं इनके अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसको रेटेपेगस कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये रेटेपेगस क्या होता है। तो विशेष करके ध्यान दें रेटेपेगस। रेटेपेगस अपन कहें कि मैंने आपको पहले कहा ये सबसे भीतरी स्तर है और इसके नीचे कौन आ जाता है? डर्मिस। इसके नीचे आ जाता है डर्मिस और ये एपिडर्मिस का कौन सा लेयर है? मेलपीगी लेयर। तो मेलपीगी लेयर और इस डर्मिस लेयर दोनों के बीच में एक अपन कहें कि किनारों पर एक उबारमीय संरचना पाई जाती है। इन उबारमीय संरचनाओं को ही यहाँ पर रेटेपेगस कहते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। रेटेपेगस किसे कहते हैं? कि ऐसे किनारों पर ऊपरी स्थान जो रहते हैं उन स्थानों को रेटेपेगस कहते हैं। फिर बात अगली बनती है, यहाँ पे ध्यान दें, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आने वाले हैं तो उनको अच्छे से समझते रहना कि मुख्य रूप से हम बात करें इस स्तर के अंदर, बोले तो अंकुरण स्तर के अंदर मेलेनोसाइट्स पाए जाते हैं। मेलेनोसाइट्स में मेलेनिन या मिलेनिन, ध्यान दें मेलेनिन या मिलेनिन एक वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वर्णक पाया जाता है। इसी वर्णक से हमारे स्किन का रंग प्रदान होता है। स्किन को क्या होता है? रंग प्रदान करने का कार्य करता है। यदि इस वर्णक की यदि बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो उसको रजकहीनता कहते हैं। क्या कहते हैं? रजकहीनता कहते हैं। और स्किन के अंदर यदि इस मेलेनिन वर्णक की कमी हो जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? रजकहीनता कहेंगे। और ये मेलेनिन वर्णक
मेलानोसाइट्स के अंदर पाए जाते हैं, बोले तो इस अंकुरण स्तर में पाए जाते हैं, जो हमारे त्वचा को क्या करते हैं, रंग प्रदान करते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रंग प्रदान करने के लिए कहीं न कहीं हमारे स्किन के अंदर कोई जीन उपस्थित होते हैं, उन जीनों की वजह से ही हमें एक तरह से त्वचा का रंग प्रदान होता है। तो वो ध्यान रखने योग्य बात रहेगी यहाँ पे। जैसे मैं कह रहा हूं 3 जोड़ी कहें या 3 जीन्स पाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 3 तरह से अपन कहें जो जीन्स है, ये कहीं न कहीं हमें एक तरह से हम कहेंगे मिलेनिन वर्णक के लिए जिम्मेदार होते हैं, और जिसकी वजह से हमें त्वचा का क्या होता है, रंग प्रदान होता है। विशेष रूप से ध्यान देना, कई बार आपने देखा होगा यदि दिन के अंदर यदि इस तरीके के जीन्स हो यदि, तो उस व्यक्ति की जो अपन कह रहे हैं स्किन रहेगी बिल्कुल कैसी हो जाएगी, काली हो जाएगी, बोले तो गहरी हो जाएगी। तो ये काले लोग कहां पाए जाते हैं आपको ध्यान नहीं होगा, और इनको क्या कहते हैं, निग्रो। ये भी नीट में बहुत इंपोर्टेंट 2011 में सुनाया हुआ है। और यदि अपन कहें इस तरीके का यदि जीन पाया जाता हो, इस तरीके का यदि जीन पाए जाते हैं तो ये मध्य रंग की होती है। और मध्य रंग की बात करें तो इसमें इन व्यक्तियों को क्या कहेंगे या इन नस्ल को क्या कहेंगे, ये नस्ल है, इनको नस्ल होती है एक तरह से, मुलेटो भी एक नस्ल होती है। फिर ध्यान दें यदि इस तरीके के जीन हो तो उसको रजतहीनता कहते हैं। इसमें नस्ल रहेगी एल्बिनो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि यहाँ पर मेलानोसाइट्स के अंदर मेलानिन वर्णक पाए जाते हैं, जो एक तरह से हमें त्वचा का रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये रजतहीनता कहलाएंगे जिनके अंदर ये मेलानिन वर्णक नहीं पाया जाता है। और ये जीन्स इस तरीके के यदि कैपिटल ए स्मॉल ए, ये 3 जोड़ी जीन्स होते हैं बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से स्किन के अंदर मेलानोसाइट्स में, जिसमें अपन कह रहे हैं जिससे हमें स्किन का रंग प्रदान होता है। तो ये 3 टाइप बांट दिए हम जीनों के, और साथ में हमने ये बांट दिया कि इनका रंग कैसा होगा और नस्ल कैसी होगी, नीग्रो, मुलेटो एंड एल्बिनो। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए, तो ध्यान रखिए। अगले पॉइंट में चलते हैं अपन। अब ध्यान दें अगला पॉइंट जो अपना आता है वो यहां पर आ जाता है कि मेलेनिन जो वर्णक है, कौन सा वर्णक बेटा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए एग्जाम की दृष्टि से कहें तो ये मेलेनिन वर्णक का जो निर्माण होता है वो कहां से होता है, तो आप ध्यान दें टायरोसिन एमिनो अम्ल, टायरोसिन एमिनो अम्ल से टायरोसिनेज एंजाइम की सहायता से, किसमें, टायरोसिन एमिनो अम्ल से टायरोसिनेज एंजाइम की सहायता से अपन ने कहा किसका निर्माण हो जाता है, मेलेनिन या मेलेनिन पिगमेंट्स का, जिसका निर्माण टायरोसिन एमिनो अम्ल से टायरोसिनेज एंजाइम की सहायता से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के हिसाब से। ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने एडिशनल आपको बताए हैं, बुक्स के अंदर नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा अच्छे से। और इसी तरीके से हम हर टॉपिक वाइज में जो क्वेश्चन आते रहेंगे नीट के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उनको शो करते रहेंगे, और आप अच्छे से बुक में उनको नोट्स करते रहिएगा। तो इसी तरीके से जब हमारी बात आती है अगले स्तर की, तो वो स्तर होता है कौन सा, शूल स्तर। तो ध्यान दें अगला स्तर हमारा है शूल स्तर सेकंड। कौन सा स्तर, शूल स्तर। तो ध्यान दें शूल स्तर के अंदर हम बात करें
स्थूल स्तर, जिसको इंग्लिश में आपको ध्यान होगा स्पाइनोसम स्ट्रेटम स्पाइनोसम बोला जाता है स्थूल स्तर को, ध्यान दीजिएगा बेटा। और इसमें विशेष बात ध्यान रखनी कि ये स्थूल स्तर जस्ट अंकुरण स्तर के ऊपर की तरफ स्थित होता है। अंकुरण का जो स्तर है, अंकुरण के स्तर के बाहर की ओर, कहां पे, अंकुरण के स्तर के बाहर की ओर कौन स्थित होता है, अंकुरण स्तर के बाहर की ओर ही हमें एक तरफ से देखें तो स्थूल स्तर स्थित होता है। फिर हम बात करें यहां पर स्थूल स्तर में, तो आपको ध्यान होगा इनकी कोशिकाएं शाखित और बहुकोणीय होती है, शाखित और बहुकोणीय होती है। ये पॉइंट एक विशेष करके ध्यान रखना है यहां पे, कहां पे, कि शाखित और बहुकोणीय होती है। अंकुरण स्तर के जस्ट, ये मैंने कहा 5 लेयर है, सबसे भीतरी अंकुरण है, अंकुरण के ऊपर का सेकंड जो लेयर है वो कौन सी है, स्थूल स्तर है। और स्थूल स्तर अपन ने कहा कि अंकुरण स्तर के जस्ट ऊपर की ओर स्थित होती है और शाखित और बहुकोणीय होती है, ये ध्यान रखना। और इनकी भी कोशिकाएं जो रहेगी वो लिविंग रहती है, देन उसको हम कह सकते हैं वो जीवित होती है। फिर हम बात करें यहाँ पे इनका मुख्य जो फंक्शन रहता है, जो कार्य रहता है, ये एपिडर्मिस भाग को एक तरह से दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करती है। क्या करने का, दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करती है। देन लिविंग सेल्स होती है, शाखित और बहुकोणीय होती है और अंकुरण स्तर के बाहर की ओर स्थित होती है। कौन से स्तर में, स्पाइनोसम, देन स्थूल स्तर में। अगला स्तर आता है कणीय स्तर। अगले स्तर का नाम है कणीय स्तर। तो ध्यान दीजिए कणीय स्तर में, इस कणीय स्तर को बोला जाता है ग्रेन्युलोसम। कणीय स्तर को क्या कहते हैं, कणीय स्तर को ग्रेन्युलोसम कहते हैं। और ये ध्यान रखने की बात क्या है कि यह स्तर स्थूल स्तर के बाहर की ओर स्थित होता है, स्थूल स्तर के बाहर की ओर स्थित होता है, उसको क्या कहते हैं, कणीय स्तर कहते हैं। और दूसरी बात है कि यहां भी इनकी भी कोशिकाएं जीवित होती है, इनकी भी कोशिकाएं कैसी होती है, जीवित होती है, इनकी भी कोशिकाएं जीवित होती है। फिर अगली बात यहां पर बनती है कि ये कोशिकाएं 5 से 6 परतों से मिलकर एक बहुस्तरीय परत का क्या करती है, निर्माण करती है। कौन, कणीय स्तर। तो कणीय स्तर हमने कहा कि स्पाइनोसम के जस्ट ऊपर की ओर, स्थूल स्तर के जस्ट बाहर की ओर स्थित होती है, जीवित होती है। 5 से 6 परतों मिलके एक तरह से कहते हैं, बहुत सारी ऐसे परतें मिलकर ये एक बहुस्तरीय परत का क्या करती है, निर्माण करती है। उस स्तर को क्या कहते हैं, कणीय स्तर कहते हैं। तो इस तरीके से अगला हमारा जो आता है वो इस तरह जाता है लूसीडियम, देन एक तरह से। और दूसरी बात मैं कहूं यहां पे, वैसे आपको ध्यान होगा कि इस कणीय स्तर के अंदर हम कहें एक तरह से यहां मुख्य रूप से बात कहूं आपको कि इस कणीय स्तर में केराटोहाइलिन्स जो एक पदार्थ पाया जाता है इसके साइटोप्लाज्म में, जो एक प्रोटीन होता है। तो विशेष करके ध्यान रखिएगा, मैं यहां बता ही देता हूं आपको कि केराटोहाइलिन प्रोटीन पाया जाता है, वो भी इन कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, इनके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केराटोहाइलिन प्रोटीन पाया जाता है। तो ये एक यहाँ पर बात ध्यान रखने योग्य, और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि केराटोहाइलिन नामक प्रोटीन एपिडर्मिस के कौन से स्तर में पाया जाता है। तो देन
और किस कौन से स्तर पे और कोशिकाओं के किस भाग में, बोले तो साइटोप्लाज्म, बोले तो उनके कोशिका द्रव्य भाग में कौन सा प्रोटीन, केरेटोहाइड्रिन प्रोटीन। तो ये हुआ हमारा एक तरह से कणीय स्तर, विशेष करके ध्यान देना। इसके बाद जब हम अगली बात करेंगे तब हमारा स्तर आएगा एक तरह से ल्यूसिडियम, पारदर्शी स्तर। चौथा स्तर है एकदम स्वच्छ स्तर है, इसको पारदर्शी स्तर भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको ल्यूसिडियम स्ट्रेटम कहते हैं, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। तो ध्यान दें इसके अंदर भी कि इस स्तर के अंदर हम बात करें तो ये कोशिकाएं भी एक तरह से जीवित होती है, लिविंग्स होती है, ये बात ध्यान रखने योग्य बात होती है। फिर हम कह रहे हैं कि ये जस्ट कौन सा स्वस्थ पढ़ रहे हैं, तो कणीय स्तर के बाहर की ओर, कणीय स्तर के बाहर की ओर स्थित होता है। और दूसरी बात हम यहां पर कहें कि एक तरह से ये स्तर जिनकी कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में, बोले तो कोशिका द्रव्य में एलिडिन नामक पदार्थ हो या प्रोटीन पाया जाता है। जैसे उसमें केरेटोहाइड्रिन नामक प्रोटीन पाया जा रहा था, वैसे ही यहाँ इसकी कोशिका द्रव्य में एलिडिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। फिर हम बात करें यहाँ पे, यह स्तर जलरोधी होता है। कैसा होता है? वाटरप्रूफ होता है, जलरोधी होता है। एक तरह से हम कहें इसके अंदर अवरोधक स्तर होता है, इसको अवरोधक स्तर भी कहते हैं, इसे अवरोधक स्तर भी कहते हैं, इसे जलरोधी स्तर भी कहते हैं। इसके कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म के अंदर एल्डिन पदार्थ पाया जाता है, विशिष्ट कणीय स्तर के बाहर की साइड में पाया जाता है, और इसके अंदर जीवित कोशिकाएं होती है। तो ये बात यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, साथ में ध्यान रखना। इसके बाद में अपन कह रहे हैं कि कौन सा स्तर आ जाएगा? कीन स्तर आ जाएगा, ल्यूसिडियम। कीन स्तर, सॉरी ल्यूसिडियम नहीं, उसको कहते हैं इंग्लिश में कॉर्नियम। ल्यूसिडियम तो ना हो गया। तो ये लास्ट रहा है हमारा कीन स्तर। तो कीन स्तर जिसको कॉर्नियम कहते हैं, एक तरह से। अब यहां पर हम बात करें तो ये सबसे बाहरी स्तर है। कहां पर है? सबसे बाहर की ओर, किसके? एपिडर्मिस का सबसे बाहरी जो स्तर है वो कौन है? वो एक तरह से हम कहें कौन सा स्तर रहेगा? वो रहेगा कीन स्तर, स्ट्रेटम कॉर्नियम, सबसे बाहरी स्तर है। दूसरी बात है कि इनकी कोशिकाएं जो होती है कैसी हो जाती है? मर्त हो जाती है। हम इनको एक तरह से कहते हैं निर्जीव हो जाती है। फिर यहां पर एक बात और आती है, वो ये रहेगी कि इनमें भी इन कोशिकाएं जो मिलके 8 से 10 परतों का एक अच्छा लेयर बनता है। सबसे ऊपर जो अपना ये होता है, और यहां पर हम कहें ये काफी मोटा स्तर होता है। ये काफी मोटा स्तर होता है क्योंकि यहाँ कितनी लेयर्स बन जाती है। इस स्तर के अंदर लगभग 8 से 10 प्रति कोशिकाएं मिलके इसका क्या करती है? निर्माण करती है। ये एक तरह से सबसे बाहरी स्तर होता है और निर्जीव कोशिकाएं इनके अंदर होती है। फिर मैं कहूं कि इन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में जो एलिडिन पदार्थ होता है, वो पदार्थ इस स्तर में आते ही क्या हो जाता है? सूख जाता है। क्या हो जाता है? एलिडिन पदार्थ सूख जाता है। तो ये विशेष करके यहाँ बात ध्यान रखनी है, इसमें एलिडिन पदार्थ सूख जाता है। फिर रही बात यहाँ पे कि एलिडिन पदार्थ यहाँ पे सूख जाता है, इसकी वजह से इन कोशिकाओं में क्रेटिन का जमा होना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात मर्त पदार्थ के रूप में ये हो जाते हैं। तो कोशिकाएं खुद कैसी हो जाती है?
निर्जीव हो जाती है या मर्त हो जाती है और इनका केंद्रक भी नष्ट हो जाता है। तो केंद्रक भी नष्ट हो जाता है, कोशिकाओं में एल्गिन पदार्थ सूख जाता है। और दूसरी बात यहाँ पे अपन कहें, इस स्तर के अंदर एक निर्मोशन क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? मोल्टिंग क्रिया होती है, निर्मोशन क्रिया होती है कि इस स्तर के अंदर जो कोशिकाएं रहेगी वो जैसे जैसे मत होती रहेगी वो आगे आगे धकेल के उसको हटती रहेगी। जैसे सर्दी के समय अपनी स्किन जो टूट के अलग होती है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? एक तरह से निर्मोशन कहते हैं, जो एक तरह से हटना होता है। या फिर एक और प्रश्न बनता है यहाँ पे, सरंगी भवन के एपिडर्मिस के सबसे बाहरी स्तर, तीन स्तर की कोशिकाओं में क्रेटीन के जमा होने से कोशिकाओं का मर्त होना या एक तरह से हम कह रहे हैं निर्जीव पदार्थ का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? संघीभवन, या उसको कहते हैं क्रेटिनाइजेशन। क्रेटिनाइजेशन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसका उदाहरण बनता है कि क्रेटिनाइजेशन कौन से होते हैं। तो क्रेटिनाइजेशन ऐसे भाग कौन से हमारे बॉडी के अंदर, जैसे नाखून है, जैसे हमारे बाल है, गायों के अंदर सींग वगैरह है। तो ये जो मुख्य रूप से हम कह रहे हैं, उनकी कोशिकाओं में एल्गिन पदार्थ सूख जाने के कारण ये मर्त हो जाते हैं और मर्त होने के बाद नाखून वगैरह जो काटते हैं ये कैसे हो जाते हैं? निर्जीव पदार्थ हो जाते हैं, मर्त पदार्थ हो जाते हैं। तो बेटा ये था हमारा कौन सा स्तर? ये था कीन स्तर। इसी तरीके से ये एपिडर्मिस के 5 स्तर हो गए। अब हमारे पास में रहा है वो कौन सा? डर्मिस। और डर्मिस के अंदर कितने स्तर पाए जाते हैं बेटा? डर्मिस के अंदर 2 स्तर पाए जाते हैं, देन पेपिलरी लेयर एंड रेटिकुलर लेयर, या आप उसको कहते हैं स्तर। ध्यान दें, कौन सा स्तर? डर्मिस स्तर। बेटा ध्यान दीजिए कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो डर्मिस नीचे की तरफ होता है, एपिडर्मिस बाहर की तरफ होता है। तो नीचे की जो डर्मिस है इसके अंदर 2 लेयर होती है। कैसी होती है? 2 लेयर होती है। एक को कहते हैं पेपिलरी लेयर और एक को कहते हैं रेटिकुलर लेयर। तो ये 2 स्तर हो गए। कितने स्तर हो गए? 2 स्तर हो गए। इसके अंदर भी हम जब बात करेंगे तो आपको ध्यान होगा कि जो डर्मिस स्तर, जो भीतरी स्तर होता है, जिसको हिंदी में एक तरह से हम कहेंगे, तो यहां पर ध्यान रखने की बात यह है कि डर्मिस में सबसे भीतरी स्तर में 2 लेयर हो गए, कैपिलरी और एक हो गया रेटिकुलर। लेकिन हम बात करें डर्मिस की उत्पत्ति जो होती है वो भ्रूणीय के कौन से भाग से होती है? वो भ्रूणीय के हम कहें एक तरह से मेडोड्रम भाग से होती है। इसीलिए बेटा ध्यान रखिएगा कि जहां पर स्किन की उत्पत्ति की बात आ जाती है तब हम कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति किस तरीके की होती है? इसकी उत्पत्ति एक तरह से एक्टोमेसोडर्म की होती है। किसकी कह रहे हैं? बताइएगा। स्किन की उत्पत्ति, ये केवल डर्मिस भाग की उत्पत्ति। फिर अगली बात जब हम कह रहे हैं डर्मिस भाग के अंदर, तो ये एक तरह से काफी 2 से 3 गुना मोटा भी होता है। किससे? एपिडर्मिस की तुलना में इसका काफी 2 से 3 गुना मोटा भी होता है। तो इस तरीके से ये इसका काफी क्या हो गया? मोटा हो गया। और इसके अंदर हम कहें ये किससे बना होता है? संयोजी ऊतकों से निर्मित होता है। देन कनेक्टिव जो टिश्यू रहते हैं उनसे ये निर्मित होता है। इसके अंदर हम कहें और बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे श्वेत कोलेजन तंतु। कैसे? श्वेत कोलेजन तंतु, पीले इलास्टिन तंतु, रुधिर वाहिनियां, क्या होगी? रुधिर वाहिनियां होगी, श्वेत इलास्टिन हो गए, और रेखित पेशी तंतु, रेखित पेशी तंतु, रोम, तंत्रिकाएं, साथ साथ हम कहें रोमकुटिकाएं, और जो अपनी विशेष करके
जो ग्रंथियां हैं, कवक ग्रंथियां हैं, ये मिलके एक तरह से हम कह रहे हैं इस डर्मिस भाग के अंदर पाई जाती है। श्वेत कोलेजन तंतु, पीले इलास्टिन तंतु, रुधिर वाहिनियां और रेटिकुलेसी तंतु, रोम तंत्रिकाएं वगैरह है, पुट्टिकाएं हैं, कवक ग्रंथियां हैं, ये सभी जो संरचनाएं हैं वो डर्मिस भाग के अंदर स्थित होती है। तो विशेष करके ध्यान दें, ये संरचनाएं पाई जाती है। ये संयोजी तंतु को बना होता है, 2 से 3 गुना मोटा होता है। इसकी भ्रूणीय उत्पत्ति मेसोडर्म प्रकार की होती है। फिर अपन को ये ध्यान रखना है कि ये स्तर काफी लचीला भी होता है, मजबूत भी होता है और लचीला भी होता है। मजबूत के साथ में कैसा है, लचीला भी है। और हम ये संरचनाएं सभी किसकी बात कर रहे थे, केवल डर्मिस स्तर की बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं इसके अंदर पेपिलरी एंड रेटिकुलर स्तर की। तो हम अगला स्तर हमारा जो आ जाता है वो एक तरह से हम कहें पेपिलरी लेयर का, ध्यान दें स्तर का। इसके अंदर कहें तो ये काफी तो नहीं कहते, लेकिन फिर भी ये काफी जो स्तर एक तरह से कैसा है, मोटा स्तर है या पतला, सॉरी पेपिलरी है ना, तो पेपिलरी रहेगा तो एक तरह से फोटो साइड में रहेगा ना, तो ये मोटा ना होके कैसा होगा, पतला स्तर होता है। तो ध्यान रखिएगा ये स्तर कैसा होता है, पतला स्तर होता है। और ये एक तरह से डर्मिस के बाहर की तरफ, डर्मिस के बाहर की तरफ स्थित होता है। तो डर्मिस के बाहर की तरफ जब स्थित होता है तब एक बात ध्यान रखना बेटा कि 1 2 3 4 5 ये लेयर एपिडर्मिस की है और यहां पर हम कह रहे हैं ये जो डर्मिस की है, तो ये स्तर मैं कह रहा हूं कि पतला स्तर है और बाहर की तरफ है। बोले तो ये डर्मिस की इनर साइड का, ये बाहर का साइड का, बाहर का साइड का मतलब ये एपिडर्मिस को टच कर रहा है। एपिडर्मिस की किसको, मेल पेज स्तर को। तो मेल पेज स्तर और ये जो पेपिलरी लेयर इन्हीं के बीच में मैंने आपको संरचना कही थी ना, रेटिपेगस, वो पाई जाती है। तो ये ध्यान रखने की बात है, जिसको हम एक तरह से कहेंगे कि इनमें पेपिलरी लेयर में रसाकूर पर्वत पाए जाते हैं और इन्हीं पर्वतों को एक तरह से हम कहें तो क्या कहेंगे, रेटिपेगस कहते हैं, एक तरह से कहें। और साथ में हमारे यहाँ पर ध्यान रखना होगा अगला कि इनके अंदर रुधिर वाहिनियां या कोशिकाएं कहें, श्वेत कोलेजन तंतु और पीले इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं। पीले इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं, श्वेत कोलेजन तंतु पाए जाते हैं, रुधिर वाहिनियां या कोशिकाएं इस पेपिलरी स्तर में पाई जाती है। ये बाहरी स्तर होता है, पतला स्तर होता है, रसाकूर पर्वत पाए जाते हैं और इसके अंदर पीले कोलेजन तंतु कहें, सॉरी श्वेत कोलेजन तंतु, पीले इलास्टिन तंतु और रुधिर वाहिनियां पाई जाती है। फिर अगली बात जब आती है तो एक दूसरा जो स्तर होता है वो कौन सा होता है, रेटिकुलर स्तर। अच्छे से ध्यान देना बेटा, अगले स्तर का क्या नाम रहेगा, अगले स्तर का नाम रहेगा रेटिकुलर स्तर। तो रेटिकुलर जो लेयर कहते हैं हम एक तरह से, ये सेकंड पॉइंट है। इसका पहला पॉइंट बनता है कि रेटिकुलर लेयर ये है, एपिडर्मिस की ये पास वाला तो हो गया पेपिलरी, तो रेटिकुलरी कौन सा है, डर्मिस का सबसे भीतरी है। तो हम कहेंगे पहला ही कहेंगे कि ये सबसे भीतरी स्तर है। और दूसरी बात कहेंगे पेपिलरी स्तर के ठीक नीचे पाया जाता है, ठीक नीचे पाया जाता है। तो ये हो गया आपका एज ए पेपिलरी स्तर। तो इसके नीचे रहेगा रेटिकुलर स्तर, ये ऊपर के एपिडर्मिस हो गए, तो ये सबसे भीतरी स्तर हो गया और ये ठीक इस पेपिलरी स्तर के नीचे कौन, रेटिकुलर स्तर। फिर बात कहें कि इसके अंदर भी हम बात करें तो रोम पुट्टिकाएं, कवक ग्रंथियां
और साथ में हम कहें एक तरह से त्वक संवेदनांग जैसी संरचना पाई जाती है। तो रोम पुट्टिकाएं, त्वक ग्रंथियां, त्वक संवेदनांग जैसी संरचनाएं इसके अंदर पाई जाती है। फिर इसके अंदर एक तरह से कहें वसीय स्तर भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वसीय स्तर पाया जाता है। वसा का काफी मोटा स्तर पाया जाता है। तो अगला हम देख सकते हैं वसा का काफी मोटा स्तर पाया जाता है। तो वसा का काफी मोटा स्तर पाए जाने के कारण हम कह रहे हैं कि हमें एक तरह से हमारी बॉडी को स्किन एक तरह से क्या करती है? तापरोधी बनाती है। तापरोधी बनाती है। तो एक तरह से ये टेम्परेचर कंट्रोल करने का कार्य भी करती है। और थोड़ी वसा रहेगी तो शरीर क्या करना रहेगा? शरीर सुडौल बनेगा। एक मजेदार बात है कि यदि त्वचा बराबर लिमिट में रहेगी तो हमारा शरीर सुडौल रहेगा। यदि त्वचा में वसा की मात्रा और ज्यादा होने लगी, फैट और बढ़ने लग गया तो सुडौल से बेडौल भी हो सकता है। तो इसी तरीके से ये था डर्मिस स्तर, जिसमें पेपिलरी एंड रेटिकुलर स्तर। तो ये हुआ हमारे एक तरह से दोस्तों एक तरह से कहें एपिडर्मिस और डर्मिस। इसके बाद में हमारे एक तरह से त्वचा की संरचनाओं के बारे में आएगा, जिसमें रोम की संरचना बोले तो हेयर की स्ट्रक्चर, उनकी संरचना के बारे में, और फिर त्वक ग्रंथियां हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा। तो ये हुआ हमारा एपिडर्मिस और डर्मिस। इसके बाद में अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके अगले टाइम में।